इसके पहले आप मॉडल सेट 1 का सोल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पे मॉडल सेट 2 का सोल्यूशन अभी कराने जा रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है। यानी कि ये जो अर्थशास्त्र कैसे, किसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमारे सामने कार्य का प्रामाणिक को बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर क्यों चला जाता है। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र जो कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहता है, उत्पादन संभावना वक्र, तो ये कहाँ चला जाता है, दाहिनी ओर इसलिए चला जाता है क्योंकि तकनीकी विकास होता है होने के कारण ये ज़्यादा प्रोडक्शन को दिखाने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या आगे चली जाती है। यानी कि तकनीकी विकास होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। उत्पादन करने क्रम को 20 क्विंटल गेहूं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। सही अधिमान क्रम यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वांटिटी इसमें 6-5 टोटल 11 क्वांटिटी वो यहाँ पे उपभोग कर पा रहा है। दूसरा अगर बंडल का चूज कर दो उसमें 8 मिल रहा है और तीसरा में उसको 9 मिल रहा है। तो सबसे जो अधिक जो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा क्या है, सी हो जाएगा इसका जो है, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो मेरा वो सही है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट हम जब उपभोग करते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन से उसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कर्व, डी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं। ये इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से रहते हैं और ये अलग अलग रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की वृद्धि, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ हमको यहाँ पे निकालना डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड में कितना 8% का चेंज हुआ है और उसकी वजह से उसकी प्राइस में 4% का, तो 8 4 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 है इसका आंसर है। 11 नंबर, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर आय में जब वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होती है, ये देखिए आप इस तरीके का बजट रेखा, तो यहाँ पे ये बजट लाइन है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि, यही जो बजट लाइन है वो ऊपर चली जाती है, यानी कि एक्स और वाई दोनों वस्तुओं को अधिक मात्रा उत्पादन करने में वो सक्षम हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 11 का 12 क्वेश्चन है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। जो बिंदु जी पे यहाँ पे क्या होगी, अगर बीच में रहता यहाँ पे तो इकाई के बराबर होता, अगर ये हमारा ऊपर रहता तो इकाई से अधिक और नीचे है तो क्या होगा, इसका आंसर सी इकाई से कम होगा। उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या है। यानी कि उपभोक्ता संतुलित कब रहता है, जब उदासीन वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, उदासीन वक्र बजट रेखा की ढाल को समान रहे। तो इसका आंसर होगा उदासीन वक्र जब बजट रेखा के, ये हमारा हो गया, ये इंडिफरेंस करवा, ये हमारा बजट लाइन है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को जब टच करते तो इसी बिंदु पे क्या होता है, उन्हें अधिक जो है संतुलित अवस्था में प्राप्त होती है, क्योंकि यहीं पर उपभोक्ता इसका करेक्ट कर पाता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। यानी कि अगर आप उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाता है तो वो उस वस्तु को खरीदना चाहिए, यानी कि वो घटिया अगर वस्तु रहेगी तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से क्या होता है, उस प्रकार की वस्तुओं को उपभोक्ता क्या करता है, फिर लेना छोड़ देता है। तो ये हो गया।
निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का संयोग, पूरक वस्तु मतलब चाय और चीनी। देखिए पूरक मतलब एक के बिना काम नहीं, चाय है और चीनी दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी बनेगा, तो यही हमारे क्या दोनों एक दूसरे के हैं पूरक वस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है, जिसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि जो उत्पादन फलन है वो उसके जो ये फंक्शन होता है किसका, जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन रहता है ये फंक्शन रहता है किसका, लैंड, लेबर और कैपिटल का हमारा फंक्शन रहता है। औसत उत्पादन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बराबर होते हैं जब, ये हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जब बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब ये हमारे औसत उत्पाद अधिकतम होता है तभी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कुल लागत TC तथा उत्पादन की मात्रा Q है तो सीमांत लागत का सूत्र होगा, यानी कि डेल्टा TC अपॉन डेल Q होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से, यानी कि जो पैमाने का जो प्रतिफल है वो उसका जो संबंध है, यानी कि दीर्घ काल से हम लोग बोल सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल करने का मतलब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों में हमको परिवर्तन करना, तो ये हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है, तो ये यानी कि कौन सा ऐसा काल होती है, अल्पकाल में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि ये हमारा स्थिर साधन और ये परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 2 स्तर पर, यानी कि 2 स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, यानी कि औसत उत्पाद की जो विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा कि औसत उत्पाद का मान 0 अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये इसका कहना ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि विशेषता ये इसका नहीं है, बाकी सभी उसकी विशेषताएं यू आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 23 जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद में, यानी कि जो सीमांत उत्पाद है, जब सीमांत उत्पाद जो है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, यानी कि जो सीमांत उत्पाद ज़्यादा होता है और औसत उत्पाद कम होती है, तब इसका ये हमारा क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कमी होता है, वृद्धि होता है या तीव्र गति से वृद्धि होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कमी होता है। हो जाएगा यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होती है, तो इसे कहा जाता है पैमाने के वृद्धात्मक प्रतिफल, क्योंकि यहाँ पे दोनों साधनों में हम लोग क्या करें, साधन मतलब दोनों प्रकार के साधनों में बढ़ाया जा रहा है और उससे हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पैमाने के वृद्धात्मक पर अगर कमी होती तो पैमाने के ह्रासात्मक प्रतिफल इसको बोलते हैं। 25 नंबर उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर कहलाती है, उत्पादन की जो सापेक्ष है वो क्या कहलाती है, तो सीमांत आगत इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमांत आगत। ये अगला क्वेश्चन है कि कुल लागत TC तथा कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TBC क्या समझ के, ये सेट नंबर 1 में भी इस पर न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन था, तो TFC बराबर होता है TVC टोटल कॉस्ट बराबर TVC प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा सही। 27 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है, संतुलन कीमत बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि देखिए यहाँ जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति समान दर से वृद्धि होती है, यानी कि ये सप्लाई और डिमांड की रेखा, तो ये भी ऊपर चला जाता है और सप्लाई भी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि दोनों में क्या वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग D तथा पूर्ति S हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है, यानी कि जो हमारा क्या डिमांड ज़्यादा, यानी कि D इज़ ग्रेटर देन S, ये भी सही है, और जब बड़ा है तो D माइनस S करेंगे तो ये भी 0 से हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज बढ़ाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A एवं B दोनों सही है, D इसका आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन भी सही है, A ऑप्शन भी सही है। 29 नंबर किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से सामान्य मात्रा में क्या होती है, यानी कि जितना मांग है उससे ज़्यादा अगर हम पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ति की मतलब यानी कि पूर्ति में जो परिवर्तन है वो 4% की होती है, जबकि उसका कीमत में कितना 5% की वृद्धि, तो उसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य कीमत और मात्रा दोनों में ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब मुक्त प्रवेश और इस निकास की स्थिति होती है तो यहाँ पे वृद्धि होने से संतुलन का प्रभाव क्या होता है, दोनों में वृद्धि हो जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में क्या होती है, साम्य कीमत मांग अधिक, जब मांग ज़्यादा बढ़ रहेगा तो साम्य कीमत में क्या होगी, साम्य कीमत में भी वृद्धि होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, ये इसका आंसर हो जाएगा एबीसी। देखिए ये इस प्रकार से इसका एक ग्राफ जाता है एबीसी का, और इसके नीचे का जो होता है ये टीबीसी होता है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एबीसी जो हो ये हमारा होता है एमसी का, जो हमारा ग्राफ होता है एसएमसी का। तो इसके जो यानी कि एबीसी से ऊपर एसएमसी से बढ़ता हुआ भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अंतर्गत एआर और एमआर की रेखा का संबंध होता है, यानी कि जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है सीधा ग्राफ जाता है, यानी कि ये लिखते हैं एआर बराबर एमआर, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, एआर और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों बराबर होती है। समरूप वस्तुओं के, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या होती है, समरूप वस्तुएं उपलब्ध होती है। यह क्वेश्चन, टीआर कुल लागत वक्र की ढाल को क्या कहा है, टीआर जो टोटल लागत है इसी को हम लोग एआर बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये बनता है एआर और ये एमआर, ये नीचे रहता है ग्राफ, तो इसी को हम लोग एआर को ही हम लोग टीआर बोलते हैं। 37 में, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है, यानी कि कीमत प्राइस जो है वो ग्रेटर होता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये हमारा एकाधिकार बाजार में होता है कि जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। जब सीमांत आगम का मान शून्य होता है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का होता है, तो ये 1 के बराबर होता है उस समय, क्योंकि यहाँ पे क्या कि उस आगम जो सीमांत आगम है, यानी कि चेंजिंग कुछ में हो ही नहीं रहा है, यानी कि जो लोच है वो क्या 1 के बराबर है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, एकाधिकार के अंतर्गत तैयार होता है एमआर में संबंध होता है, यानी एकाधिकार में जो एवरेज रेवेन्यू वो ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पे कहा जाएगा इसका जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में संबंध का, जो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका 39 का शेष होगा, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर तथा एमसी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन कर, देखिए यहाँ पे एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इतना है और इसका मार्जिनल कॉस्ट इतना था, यहाँ तो संतुष्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 नंबर में जितना उसका मार्जिनल रेवेन्यू उतना इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम वो 6 वस्तुओं का उत्पादन करेगा। ये हमारा हो गया टोटल 40 क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, आप देख सकते हैं ऊपर से। अब को सेट 3 का भी वीडियो बनेगा इसके बाद, यहाँ 2 तक हो गया, 1 भी बन चुका है।